हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें कोई भी प्रॉपर्टी सारे देश में दुकान, मकान या प्लॉट कहीं भी खरीदना हो तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा सस्ते के लालच में अगर हम घुस गए तो हमें वो बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे पहले मैं हर बार बहुत बार पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, हमें सबसे पहले उसकी लोकेशन देखनी चाहिए। लोकेशन सबसे मेन चीज है। लोकेशन मींस आपको यह देखना चाहिए कि आप जो मकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं या मकान या प्लॉट ले रहे हैं, उसका अगर ईस्ट फेस हो तो वो सबसे बेटर है, और अगर नॉर्थ हो तो वो सेकंड नंबर का है, और वेस्ट हो थर्ड नंबर का है। साउथ फेस लेने से आपको बचना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि मेन सड़क पे हो, उसके आगे खुली सड़क हो। अगर आज 10 रुपये वो ज्यादा मिल रहा है तो फ्यूचर में उसका 100 रुपये ज्यादा रेट उसका बढ़ जाएगा। पार्क फेसिंग हो तो और भी ज्यादा बेटर है। ये चीज आपको सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये चीज देखनी चाहिए। दूसरी और सबसे मेन बात जो है, जो गलती बायर हमेशा करता है, वो क्या करता है, नेगोशिएट सबसे पहले करने लग जाता है। कोई प्रॉपर्टी देखता है, उसे लुक वाइज वो पसंद आ जाती है तो वो उसका रेट करने में आ जाता है, उसके रेट की बात करने शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए की बता रहा है, वो आप उसका रेट की बार्गेनिंग शुरू कर दिया, आपने उसको 75 में ले भी लिया, तो फिर क्या होगा, वो टर्म कंडीशन जो है वो बेचने वाले की सारी हो जाएंगी। वो जब आपने 75 में उसको एग्री कर दिया और टोकन मनी दे दी या एग्री ही कर दिया, फिर वो आप उसके बाद उसको कहो भाई साहब मुझे तो 3 महीने का टाइम चाहिए, 6 महीने का टाइम चाहिए, रजिस्ट्री में 90% चांस है कि वो नहीं देगा। वो कहेगा भाई साहब मैं तो 2 महीने का टाइम दूंगा, क्योंकि अब उसको पता लग गया कि अब इसको पसंद आ गई और उसने ले लिया। ये जो नेगोशिएट करना है आपको, ये सबसे बाद में बार्गेनिंग जो है वो सबसे बाद का स्टेप है। 99% आदमी इसको सबसे पहले करते हैं, यही दिक्कत और परेशानी शुरू हो जाती है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे बाद का स्टेप है रेट को कम ज्यादा करना, ये सबसे बाद का स्टेप है। पहले आप उसको दूसरी सारी इंटरनल बातें खोल लो, जैसे आपका कोई हाउसिंग बोर्ड का है, हुड्डा का मकान है, या किसी आपने बिल्डर से ले रखा है, उस आदमी ने जिससे आप खरीद रहे हो कोई फ्लैट है, तो उसकी कन्वर्स डीड होती है, एक सीडी बोलते हैं कन्वर्स डीड। वो कन्वर्स डीड का एक खर्चा होता है, वो कौन देगा, वो बेचने वाला देगा या खरीदार देगा। वैसे तो अमूमन बेचने वाला ही देता है, पर जो आपने अगर एक बार सौदा कर दिया तो वो फिर अपनी बात से पीछे हट जाएगा। अगर आपने ये बात नहीं खोली, उसको टोकन मनी दे दी, फिर वो 99% चांस है कि वो उस बात से पीछे हट जाएगा। वो बोलेगा कि भाई साहब कन्वर्स डीड तो आप ही करवाओ, मैंने तो ये बोला ही नहीं था, मेरे को तो डीलर ने बोला ही नहीं। ये बातें कुछ देखने की हैं। कुछ बिजली पानी सीवरेज का कोई बिल पेंडिंग तो नहीं है, वो बात उससे क्लियर करनी है कि भाई साहब आप जिस दिन मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा, अगर ये मकान है तो बिजली पानी सीवरेज का बिल आपको भरना पड़ेगा। अगर मकान या फ्लैट ले रहे हैं, कई मैंने ऐसे भी देखे हैं, रजिस्ट्री होने के बाद जो बेचने वाला होता है पानी की मोटर तक उतार लेते हैं। वो सारी बातें उससे पहले खोलनी है कि कई बंदे ऐसे होते हैं पर्दे उतार लेंगे, लाइटें उतार लेंगे। वो सारी बातें आपने उससे पहले खोलनी है मकान खरीदने से पहले कि भैया इस मकान में टूटी आंटी तो खैर कोई नहीं उतारता भाई, ये बिजली की मोटर को तो एक दो मूर्ख हैं ऐसे जो बिजली की मोटर भी उतार लेते हैं, बोलते हैं कि हमने लवाई थी। भाई तूने लवाई थी तो सारा सामान तो तू नहीं लवाया था भाई, ये तो खरीदार है। तो उससे मेन बातें आप उससे पहले डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कर्टन्स हैं और बिजली की है, और आपको हो गया पंखे वगैरह, ये एग्जॉस्ट है, वो जो अगर फाड़ लेता है उसको उतार लेता है तो वो सारे मकान की सेटिंग भी फिर वो वैसे नहीं आती, क्योंकि एग्जॉस्ट का वो छीना झपटी करेगा, उसके साथ जोर लगाएगा तो वो फट जाएगा, फिर वहां पे वो रिपेयर के ऑप्शन पे आ जाएगा। तो वो आपको ये सारी बातें सारी पहले ही क्लियर करनी होती हैं। और दूसरी और सबसे मेन बात, उसके डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करने होते हैं। ये नहीं है कि आप उसको बयाना ही दे दो, पहले सबसे पहले उसकी पूरी चैन चेक करो, उसने किस प्रॉपर्टी किस से अथोराइज डीलर से लिया है या बिल्डर से लिया है या किसी से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लिया है, जैसे हुड्डा है, हाउसिंग बोर्ड है, इनसे अगर उसने खरीदा है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका अलॉटमेंट लेटर देखो, पोजीशन लेटर देखो। उसके बाद कि जितनी बार उसकी रजिस्ट्री हो चुकी हैं वो सारी रजिस्ट्रियां आप चेक करो, उनको सिस्टमेटिकली चेक करो। भाई पहले अलॉटमेंट लेटर इसके नाम था, इसने कन्वर्स डीड हमेशा उसी आदमी के नाम होगी जिसके नाम अलॉटमेंट लेटर है, वो आप चेक करो। फिर रजिस्ट्री चेक करो कितनी बार वो बिक चुका है, 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार भी बिक चुका है
सारी रजिस्ट्री चेक करो, सबके नाम आपस में मैच चेक करो, और लास्ट में जाके फाइनल डील पे जब आप आओगे तो लास्ट वाली रजिस्ट्री को देखो और उस आदमी को देखो, सामने वाले को जो आपके सामने बैठा है, उसके 3 आईडी लो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, और उन तीनों आईडियों से उसको मिलाओ और उस रजिस्ट्री में उसको मैच करो। एक ध्यान रखने योग्य मेन चीज एक और है, जितनी भी रजिस्ट्री वो आपको देगा, फोटोकॉपी देगा, उनमें सब में देखो किसी के ऊपर डी कॉपी तो नहीं लिखा हुआ है। डी कॉपी मीन्स डुप्लीकेट कॉपी। बहुत से आदमी ऐसा भी करते हैं, बीच में वो बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेके रखे हैं, ओरिजिनल रजिस्ट्री तो उनकी वहां पे जमा होती है, लेकिन वो आपको डी कॉपी दिखा देते हैं, एक कॉपी और निकलवा लेते हैं अपने तहसील से और वो उसको मिल जाती है, लेकिन उसके ऊपर डी कॉपी लिखा रहता है। वो भी आप ध्यान करें। और कोई भी सौदा खरीदने से पहले एक चीज और देखें कि जिससे ज्यादा आप डील कर रहे हो, जो मकान या प्लॉट ले रहे हो, उसके ऊपर लोन कितना है। अगर आप वो 80 लाख रुपए का ले रहे हो, कहीं उसके पास ऊपर 65 लाख रुपए लोन तो नहीं बचा हुआ है। ये सारी बातें आप क्लियर करो। ये देखो, अगर 65 लाख बचा हुआ तो उससे पहले ये बात खोल लो कि भैया ये 65 लाख रुपए आप बैंक के जमा करवाओगे, आप बैंक से एनओसी लोगे, उसके बाद मैं रजिस्ट्री कराऊंगा। ये नहीं होगा कि मैं ये 65 लाख रुपए आपको दूंगा बयाने के तौर पे और आप फिर अपनी रजिस्ट्री उठा के लेके आओगे और फिर मेरी रजिस्ट्री करवाओगे। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि 80 लाख का 65% बयाना है तो 80% बयाना हो गया। इतना बयाना कभी नहीं दिया जाता। सारे देश में जो रिवाज है 10% का है, ज्यादा 15 या 20% बयाना देते हैं। इससे ज्यादा रकम आप उसको ना दीजिए। ये सारी बातें पहले क्लियर कर लीजिए, उसके पेपर चेक कर लीजिए, ये भी चेक कर लीजिए लोन है नहीं है, वर्बली उससे पूछ भी लीजिए, है तो कितने का है, कितना टाइम बचा हुआ है, कितनी उसकी किस्तें रुकी हुई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं है। इस बारे में अगर आपको पता करना है तो आप उसकी लीगल रिपोर्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी वकील है, सारे देश में वकील बैठे हुए हैं जो लीगल रिपोर्ट बनाते हैं, यही काम करते हैं। वो उनकी बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 1,500-2,000 हजार रुपये वो आपसे लेंगे। वो आपकी सारी जो 25-30 साल पुराना अगर मकान भी है तो कहाँ से चला था, कैसे कैसे चल के कहाँ तक आज लास्ट में पहुंचा, वो कागज ठीक है नहीं है, वो एक्सपर्ट हैं, वो आपको लीगल रिपोर्ट बना के दे देंगे। तो फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप लीगल रिपोर्ट भी नहीं बना रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट आदमी को जिसने 8-10 बार खरीदा बेची करी हो उसको अपने साथ लेके जाइए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स उसको इजिली चेक कर पाए। एक चीज और ध्यान रखिए, जो भी आप प्लाट, मकान, दुकान आप लेना चाह रहे हैं या फ्लैट भी लेना चाह रहे हैं, तो 70% आदमी जिंदगी में 2 बार मकान खरीदते हैं। एक बार तो वो जब खरीदते हैं तब उनका बजट ठीक ठाक होता है, वो छोटा भी ले लेते हैं, बाद में फिर 15-20 साल के बाद उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है, मकान बढ़ेगी और वो भी कमाने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको बेच के एक नया मकान लेते हैं। तो जब आप मकान खरीद रहे हैं उसको बेचने के माइंड में लेके चले कि भाई कभी मेरे को फ्यूचर में बेचना पड़ गया तो मेरा बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा। बिल्कुल डेड लोकेशन पे ना ले कि वो बिके ही ना, जब आपको बेचना पड़े आपका मन बड़ा लेड़ेगा। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आप कोई प्लाट, मकान, दुकान खरीदे तो आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप किसी बिल्डर से ले रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखें, ये बिल्डर ज्यादातर क्या करते हैं, सैटरडे संडे को पार्टियों को बुलाते हैं, खरीदारों को बुलाते हैं। वहां पे क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा अखबारों में, न्यूज़पेपर में आता है फर्जी इनकाउंटर। वो क्या करते हैं, वो भी बिल्डर भी फर्जी इनकाउंटर करते हैं। वो क्या करते हैं, 8-10 लेडीज को, जेंट्स को और उनके बच्चों को, पूरी फैमिली का 8-10 फैमिली को बुला लेते हैं सैटरडे और संडे को। उसमें फिर जेन्युइन बायर भी आता है। वो जो 8-10 होते हैं वो फर्जी होते हैं उनके, वो खरीदार नहीं होते, लेकिन वो खरीदार बन के वहां पे आए हुए होते हैं। कोई आदमी आपको चेक देते हुए दिखेगा, कोई फॉर्म फिलअप करते हुए दिखेगा, भाई मैंने तो ये फ्लैट ले लिया, और कोई कुछ पैसा कैश देते हुए भी दिखेगा। आपको 5-10 पार्टियां ऐसी दिखेंगी वहां बैठी हुई जब आप खरीदने के लिए जाओगे। तो वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जो वो आपको बेच रहे हैं, जो उनका एजेंट है, वो बोलेगा भाई साहब देखो इतनी तेजी है तो सारे बिकन लग रहे, आप जल्दी से ले लो नहीं तो ये भी बिक जाएगा। और खास तौर पे जो फ्लैट या मकान आपको पसंद आया वो कहेगा कि भाई साहब ये तो 3-4 जगह मैंने पहले दिखा रखा है, आप कल तक इसको फाइनल कर लो, और तो ये मिल भी सकता है, हो सकता है आप 5 दिन बाद आओ ये ना मिले। लेकिन आपको अगर ये चेक करना है कि फर्जी बायर हैं, आप अगले सैटरडे संडे को फिर जाइए, वो ही आदमी आपको दोबारा मिलेंगे जो वो फर्जी के अभी खरीदा फरोख्त कर रहे थे। वो फर्जी के ठिक्के भी लगा देते हैं, भैया इतने प्लॉट तो बिक गए मेरे, बिका कुछ नहीं, बिका 2 भी नहीं, आपको उसमें 40 मकानों पे, फ्लैटों पे ठिक्के लगे पाएंगे, भाई साहब तो सोल्ड आउट हो गए हैं, ये तो दूसरे अब आप ले सकते हो। उससे क्या है कि वो आपको
पैसा जल्दी से जल्दी आपकी जेब से निकलवाना चाहता है। वो ये चाहता है कि किसी तरह से आदमी टोकन मनी दे दे। अगर टोकन मनी किसी आदमी ने दे दी, वो टोकन मनी बचाने के लिए बयाना करेगा, एग्रीमेंट करेगा, और एग्रीमेंट के पैसे बचाने के लिए फिर वो रजिस्ट्री करवाएगा। फिर चाहे उसको घाटे में ही वो सौदा लेना पड़े, वो उस पैसे को छोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए डीलर, फाइनेंसर और ये बिल्डर इसी तरह से लोगों के दिमाग से खेलते हैं। ये उसके ऊपर बर्डन डालते हैं, दबाव, मानसिक दबाव डालते हैं। इस तरीके से क्या उसको ये समझाते हैं, ये समझते हैं कि ये आदमी अगर फाइनेंशियल डिसीजन अभी इसने ले लिया, अभी मेरे पास बैठे बैठे अगर इसने खरीद लिया तो खरीद लिया, नहीं तो 90% चांस है कि ये अगर 10 दिन 15 दिन इसको छोड़ दिया तो ये पता नहीं ये प्रॉपर्टी लेगा या और कोई प्रॉपर्टी लेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी लेने में कहीं भी सारे देश के किसी कोने में खरीद ले, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।